मुस्लिम लॉ में इस्लाम क्या है, वो इज मुस्लिम, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, ये तीनों टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना एग्ज़ाम में लिख के आएँगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे। लेकिन अ, जो कंटेंट है वो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ कम देखेंगे। मैं आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको सुन के अच्छे से बहुत समझ में आ जाए। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम क्या है? इस्लाम मीन्स, in the religious sense, Islam means submission to the will of God, and in secular sense, Islam means the establishment of peace. कुरान, हदीस, सुन्ना लिखा है यहाँ पर, अहदीस एंड सुन्नत भी इसको बोलते हैं। इज्मा एंड कियास फ्रॉम द बॉडी ऑफ मुस्लिम कॉमन लॉ known as Shariat. It is used to denote the whole of Muslim religious law. It embraces in its orbit all human acts. It is not law in the modern sense but contains an infallible guide to ethics. सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस्लाम क्या है। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड है। और सेक्युलर सेंस में अगर हम बात करें तो यह जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, वो स्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस है, तो शांति का ये प्रतीक माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हु इज मुस्लिम। हु इज मुस्लिम यानी कि मुसलमान कौन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलें तो मुसलमान वो है जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखता है और एक ईश्वर यानी कि अल्लाह में विश्वास रखता है। हु हैव फेथ ऑन इस्लामिक रिलीजन, मुस्लिम कहलाता है। और साथ ही साथ गॉड इज अल्लाह का कॉन्सेप्ट को मानता है। अल्लाह इज एवरीथिंग, पीस एंड प्योरिटी, डेवोटेशन टू गॉड, अल्लाह इज सुप्रीम, ये सब चीजों पे बिलीव करता है। इसके अलावा कौन मुस्लिम हो सकता है, इसकी हम बात करते हैं। मुस्लिम दो टाइप से हो सकते हैं, या तो बाय बर्थ मुस्लिम है या फिर बाय कन्वर्जन है। ये आता है एग्जाम में और आपको नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए कि मुस्लिम कौन हो सकता है। हाँ, जैसे फैमिली लॉ का हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं तो वो हिंदू कौन हो सकता है, ऐसे ही इसमें भी इम्पोर्टेंट है मुस्लिम कौन हो सकता है। तो बाय बर्थ जो मुस्लिम है, यदि किसी भी बच्चे का जन्म उसके पेरेंट्स के जब साथ में होता है, यानी कि जब किसी बेबी का जन्म होता है तो उसके पेरेंट्स उस टाइम पे मुस्लिम रहते हैं, तो वो प्रॉपर मुस्लिम माना जाएगा, वो चाइल्ड। इसके अलावा बाय कन्वर्जन, जैसे कोई कपल है जिनकी शादी हुई, या फिर वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध कुछ भी था पहले, और बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, वो इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनका जो अब आने वाली जनरेशन है, आने वाले संतान है, वो अगर उनने इस्लाम कबूल लिया है तो वो मुस्लिम ही कहलाए, उनका बच्चा मुस्लिम ही कहलाया जाएगा। तो ये दो तरीके से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस की हमें कैटेगरी मिलती है। फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्सेस, जिसको आप एंशिएंट सोर्सेस भी लिख सकते हैं। सेकंड इज सेकेंडरी सोर्सेस, जिसको आप जो है मॉडर्न सोर्सेस भी कह सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेस एंशिएंट सोर्सेस हैं और सेकेंडरी सोर्सेस हैं जो आपको मॉडर्न सोर्सेस की तरह दिखाई देते हैं। इनकी कैटेगरी को हम देखते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्सेस, जिसको एंशिएंट सोर्स अभी हमने बताया। उसके बाद है, सेकंड है मॉडर्न सोर्सेज। तो इनको सेपरेट सेपरेट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे। प्राइमरी सोर्सेज में सबसे पहले हम देखते हैं कुरान। कुरान द होली बुक मैंने लिखा अभी है। देखिए कुरान क्या है। कुरान इज मोस्ट फर्स्ट एंड प्राइमरी एंशिएंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम दोनों प्रॉपर कुरान पे बिलीव करते हैं, क्योंकि ये होली बुक भी है और साथ ही साथ एंशिएंट सोर्स भी है, क्योंकि ये वर्ड्स ऑफ गॉड है, यानी कि वर्ड्स ऑफ अल्लाह है, और इसीलिए ये प्राइमरी सोर्सेस में सबसे टॉप पर आता है। सबसे जो मेन बात है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं हदीस, सुन्नत, अहदियास। कहीं पर आप अहदियास देखेंगे, कहीं पर सुन्ना देखेंगे, कहीं पर सुन्नत देखेंगे, कहीं पर हदीस या अहदियास देखेंगे। तो मैं तीनों को लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो कुरान हमने देख लिया।
उसके बाद हम सुन्नत अहदियास देखेंगे। लेकिन हाँ, कुरान में एक पॉइंट छूट गया है। कुरान क्या है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब को जो प्रत्यक्ष रूप से जो एंजल गैब्रियल आई थी, उन्होंने उनको मैसेज प्रोवाइड किए थे। तो ये प्रॉपर जो कुरान है, वो ये पैगंबर मोहम्मद जो साहब थे उनकी प्रॉपर वर्ड्स हैं। साथ ही साथ जो मुस्लिम विधि की उत्पत्ति यानी कि जो स्टार्ट हुआ था मुस्लिम विधि, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम धर्म, उसका एक प्राइमरी और एक डिवोशन बोले, मतलब एक दैवीय मूल स्रोत हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, वो है क्योंकि इसमें एक एक वर्ड जो लिखा गया है वो माना गया है कि वो ईश्वर के शब्द हैं, वो अल्लाह के शब्द हैं। और साथ ही साथ टोटल इसमें आपको 114 114 अध्याय मिल जाते हैं जिसको सूरा कहा गया है। और 6234 इसमें आयतें आपको मिल जाती हैं। मतलब जिसमें से 80 जो आयतें हैं, 80 आयतें हैं, वो जो सोसाइटी से मतलब व्यक्तित्व मामलों के बारे में बात करते हैं। कुरान क्या होता है, एक वेरीफाइड सोर्स माना गया है इसको। और साथ ही साथ आपको जो सिया है, सुन्नी है, मैं आपको पहले भी शायद मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रही हूँ, सिया सुन्नी दोनों मुस्लिम्स इसको प्राइमरी प्रायोरिटी बेस पे प्राइमरी सोर्स मानते हैं और इसको होली बुक भी माना गया है। तो इसीलिए जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड पे। थोड़ा सा वो छूट गया था आपका एक पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पे, हदीस, सुन्नत, अहदियास। इसमें किसी कहीं पर ये जो सुन्नत है इसको सुन्ना भी कहा गया है, ये अहदीस को हदीस भी कहा गया है, हदीस। ठीक है, तो मैं तीनों चीज यहाँ पे लिख दी है तो कंफ्यूज मत होइएगा। हदीस मतलब क्या होता है कि द एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कॉल्ड सुन्नत या अहदियास। प्रॉफिट मोहम्मद इज अ मैसेंजर, वट एवर ही सेड एंड जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने किया और जिस चीज को उन्होंने फॉलो किया और करवाया जनता द्वारा, तो वो सुन्नत में आता है। बहुत सिंपल है। उनके जो भी अनुयायी कहते हैं जिसको, जो फॉलोअर्स हैं, जो शिष्य हैं उनको, और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में जो भी उनके कहे गए शब्द थे, रीति रिवाजें थी, जो भी उनके धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार उन्होंने बोला, जो लोगों ने फॉलो किया, वो पूरा अहदियास या फिर सुन्ना के अंदर आता है। इसके बाद हम देखते हैं इजमा। इजमा क्या होता है, ये रहा इजमा। इजमा, और ये मैंने कैटेगरी वाइज इससे डाला है, कुरान, फिर आता है सुन्नत हदीस हदीस, और फिर आता है कियास। इजमा के बाद कियास आता है। तो ये कैटेगरी वाइज ही आपको, मतलब ना सीक्वेंस से आपको लिख के आना है। आपको पहले कियास या पहले इजमा नहीं लिखना है, क्योंकि ये सोर्सेस हैं, ये इसकी सीक्वेंस वाइज ही आप इसको लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इज्मा क्या है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जो जूरिस्ट है उनका ओपिनियन। जूरिस्ट यानी मुस्लिम जूरिस्ट, जिन्होंने अपने अपने पॉइंट्स को रखा। ठीक है, यानी कि जो विधि शास्त्री जो लोग हैं, जिनने मुस्लिम लॉ से रिलेटेड अपने अपने पॉइंट्स रखे और एक अच्छा सॉल्यूशन सोसाइटी को दिया। समझ रहे हैं ना, एक अच्छा सॉल्यूशन सोसाइटी को दिया। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो भी अपना नॉलेज, अपना जो एनालॉजिकल डिडक्शन किया, ओपिनियंस दिए, तो जो ओपिनियन बन गए ना, वो इस्लामिक फेथ, कल्चर, कल्चरल जो उनकी चीजें थी, रिलीजियस बेस पे और रिलीजन के आधार पे जो भी उन्होंने अपने ओपिनियन दिए, वो इज्मा कहलाए। तो वो किस में आ गए, एंशिएंट सोर्स में आ गए, और प्राइमरी सोर्स के अंदर हम इज्मा के अंदर इनको हम देखते हैं। कियास में ये होता है कि रीजनिंग के थ्रू, मतलब एनालॉजिकल देख लिया आपने, जूरिस्ट के ओपिनियन देख लिए। अब करंट में सोसाइटी को या फिर इस मुस्लिम धर्म के हिसाब से किस चीज का आप जो मतलब रीजनिंग लगा के सोसाइटी में जो चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है, जो उस टाइम पे प्रिंसिपल्स हैं, जो नई सरकमटेंसेस है, क्या उस टाइम पे अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, इसमें एक मैं आपको अभी मुझे ध्यान आ रहा है, जो एनालॉजिकल है, मतलब एनालॉजिकल जो रीजनिंग में आपको बता रही थी कि सुन्नत अहदियास में है, वहां पर भी है, लेकिन ये ट्रेडिशन के हिसाब से है। मतलब अगर आप कुरान बोलेंगे तो द होली बुक,
जिसका ब्रीफ मैंने आपको बताया, और इसमें मैंने एनालॉजिकल डिडक्शन बताया। एनालॉजिकल डिडक्शन तो है, वो तो लास्ट में है, बट पहले क्या है, ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो हुआ है। ठीक है, इज्म में क्या है, ओपिनियन है, और यहाँ पर है प्रॉपर एनालॉजिकल रीजनिंग या फिर एनालॉजिकल डिडक्शन। उसके बाद हम अब आते हैं कस्टम पे। सेकेंडरी सोर्स है मॉडर्न सोर्सेज भी इसको हम बोलते हैं। कस्टम में जो भी सोसाइटी में जो भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, या फिर किसी एरिया में स्पेसिफिक कबीलों में, यानी कि प्रॉपर जो एक जनरेशन के बाद एक पर्टिकुलर एरिया में कोई लॉ बहुत ही तरीके से माना जा रहा है, कुछ नियम माने जा रहे हैं जो सोसाइटी ने अपने थोड़े बहुत कंफर्ट के हिसाब से, थोड़ा बहुत टाइम के हिसाब से जनरेट कर दिए, और जो कुछ पुराने लॉजिकल रीजनिंग लगा के मतलब एक लॉ की तरह बन जाते हैं। मतलब इनमें इतनी पावर होती है कि जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे कुछ कस्टम लोगों ने बना दिए, और अब क्या है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर आपके जो सोर्सेस के अंदर आता है, क्योंकि वो उसको एथिकली फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसी के सिद्धांतों पर, उसी के रूल्स के हिसाब से वो आगे अपने रीति रिवाजों को मतलब प्रथाओं को चला रहे हैं, और उसी में क्या है कि अपनी जो आने वाली जनरेशन है और जो करंट जनरेशन है उसी को वो फॉलो करवा रहे हैं। तो ये कस्टम के अंदर आ जाता है, जो बेसिकली पहले से नहीं होते हैं लेकिन बाद में जनरेट कर दिए जाते हैं, जहाँ पर सिद्धांतों का नियमों का, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बन के कुछ नया एड ऑन करके जो एक सोसाइटी में चला आ रहा है, तो वो एक कस्टम बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशल डिसीजन। किसी भी इम्पोर्टेंट केस के अंदर जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो अपना लॉजिकल रीजनिंग देके किसी केस के ऊपर क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या किसी को पर्टिकुलर केस में वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या जज ने कहा, तो वो जो सारी चीजें इंक्लूड होके आती हैं वो जुडिशियल डिसीजन के अंदर आती हैं। एविडेंस हो या जो भी सोर्सेस हैं मुस्लिम लॉ के, उसके हिसाब से जो भी डिसीजन लिए गए हैं, और साथ ही साथ मतलब एक प्रॉपर ओल्ड सोर्स ये नहीं है, बट जो भी नया, अगर किसी भी केस में, किसी भी पर्टिकुलर केस में कोई भी जज, कोई भी ऑनरेबल कोर्ट जो निर्णय लेती है ना, वो मतलब एक सप्लीमेंट एंड मॉडिफिकेशन के हिसाब से वो न्यायिक निर्णय जब बन जाता है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी जो पर्सनल लॉ है उस पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जुडिशियल डिसीजन के अंदर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब इसको आप बहुत ज्यादा टफली मत ले जाइए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो भी जजेस द्वारा निर्णय लिया गया, और जो निर्णय लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद जो कानून और या एक लॉ का रूप उसको मिल जाता है, तो और लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो जुडिशियल डिसीजन के अंदर आता है। उसके बाद आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन यानी कि जो आपकी विधायनी शक्ति है, ठीक है, यानी कि जो लॉ बनाने की पावर रखती है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताने जा रही हूँ। जैसे गार्जियन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट जिसको कहते हैं, और मुस्लिम वक्फ एक्ट जो है, और चाइल्ड मैरिजेस जो एक्ट है, शरीयत एक्ट बहुत जो इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये सब चीजें अगर बाय टाइम बाय द टाइम अगर कोई चीज चेंज हो रही है, एड ऑन हो रही है लॉ के अंदर, तो लेजिस्लेशन के अंदर आती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है। उसके बाद आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। सिंपल सी बात है, अ, जो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के आधार पे जो नींव रहती है ना, अ, जब बहुत पहले एंशियंट टाइम पे, अंग्रेजों का टाइम था ना, जिस टाइम पे लॉ ड्राइव हुआ था हमारे इंडिया में, तो उस टाइम पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को अ, लगाना और उस पे काम करना, और रूल्स रेगुलेशन लगाने से पहले रूल्स रेगुलेशन को समझना और बनाना किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए वो बहुत टफ हुआ करता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों को मतलब जो शिया मुस्लिम्स हैं, सुन्नी मुस्लिम है, या कुरान है, तो वो लोग क्या करते थे ना कि जब किसी भी चीज में अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है,
मतलब किस तरीके से वो इस चीज़ को आगे ले जाएँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कोई नियम लागू होना है सोसाइटी में, किसी चीज़ का तनाव है, तो वो तर्क-वितर्क के आधार पे और कुछ अपने निष्कर्ष के आधार पे, कुछ विधि के आधार पे और कुछ अपने मतलब जो पुराने सोर्सेज़ हैं, रिगार्डेड सोर्स हैं, उनको लेके चल के जब डिसीज़न लेते थे, तो वो आता था जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के आधार पे। ठीक है? क्लियर हो गया? थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगी एक कंप्लीट वन शॉट लाने की इसकी, ताकि जिसमें मैं आपको ब्रीफ में समझा सकूँ। ठीक है? अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। आप मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश करी है और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट मैं अपनी वीडियो में लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि सुन के और पॉइंट टू पॉइंट समझ के ज़्यादा समझ में आता है। अगर यहाँ तक आप सुन रहे हो मेरी बात और आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। लेकिन एक सब्सक्राइब करके आप जाइए और कमेंट करना आपको ज़रूरी है कि कैसा लगा, क्या नहीं आया समझ में, वो भी बताना ज़रूरी है। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 1-2 टॉपिक्स में और मुस्लिम लॉ के लेके आऊँगी। उसके बाद जो अदर मेजर लॉ है या मैं नया कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी, तो अगर किसी को पर्टिकुलर जल्दी चाहिए वीडियो किसी टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट कर देना, आ जाएगा वीडियो। ओके, बाय बाय।